के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज है 24वां दिन हमारे रिवीजन सीरीज़ का, जो कि हम लोग कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट RO 2021 में जो एग्ज़ाम होने वाला है या आने वाला है, या UPPSC RO 2021 में जो एग्ज़ाम होगा, तो उसके लिए। तो आज हम लोग जो है अपना हिस्ट्री का पोर्शन में गवर्नर जनरल और वाइस रॉय देखेंगे जो जो रहे थे, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि हमने 27 जनवरी को ये पूरा शुरू किया था, तो अब हमारा एक और लेक्चर रह गया और हमारा हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा। जो हमने पिछला आधुनिक भारत, उससे पहले जो है जो हमारा मध्यकालीन भारत था और प्राचीन भारत था, उसको हम लोग कर चुके हैं। आपको मैं इंग्लिश में बताऊं तो अगर अगर हम इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करें, तो बेसिकली वोकैबलरी जो हमने पूरी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है। सिर्फ वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में थोड़ा सा रह गया है, उसको हम लोग 4 दिन 5 दिन में कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा इंग्लिश जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हम पे फिर सिर्फ क्वेश्चंस लगाएंगे, रिवीजन्स करेंगे, जैसे कि हर शाम को हम लोग क्वेश्चंस लगा रहे हैं और इसी प्रकार से जो है अपना रिवीजन करते जा रहे हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली। एग्ज़ाम आते आते काफ़ी कुछ प्रिपेयर्ड होगा और अच्छी खासी पोजीशन पे होंगे, तो एग्ज़ाम को अच्छे से दे सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर्स भी साथ में कर रहे हैं, तो कंप्यूटर्स में आज और कल में कंप्यूटर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग जो बुक फॉलो कर रहे हैं वो है लूसेंट की कंप्यूटर की बुक। इसमें अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसलिए मैंने इसको लिया है और काफ़ी अच्छे से थोड़ा बहुत समझाया भी है। तो अगर आप कंप्यूटर्स के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, तो ये बुक अच्छा स्टार्टिंग है, अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से आप पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर्स में 2-3 चीज़ें और हैं जो कि इस बुक में नहीं दिया है, जो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, जो कि है आईपी एड्रेसेस के बारे में, और माइक्रो कंट्रोलर्स का थोड़ा सा पोर्शन आपको पढ़ना पड़ेगा, मेमोरी बस, एड्रेस बस, जो इस बुक में मुझे शायद नहीं मिला। तो जो है आप उन सारी चीज़ों उसको अलग से भी पढ़िए, ठीक है, थोड़ा डिटेल में, क्योंकि क्वेश्चन उस पर आया है पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आज हम लोग ये सारी चीज़ें करेंगे कंप्यूटर में। इंग्लिश का मैंने बता दिया आपको, और जीएस का मैंने बता दिया कैसे करना है आपको जीएस में। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ आज, आप उसको पढ़ लीजिए, साथ में आप घटना चक्र लगा के अपने नोट्स पढ़ सकते हैं, तो आपका ये चीज़ कवर हो जाएगा और काफ़ी अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। आ जाते हैं तीसरी चीज़ पे, वो है हमारा आज का जो हमारा फुल टेस्ट सीरीज़ जो चल रही है इलाहाबाद हाई कोर्ट RO के लिए। तो अभी हमने इसमें 2 टेस्ट करा लिए हैं। जो भी इसमें ज्वाइन करना चाहें वो कर सकते हैं, इन सारे टेस्ट को वो अवेल कर लेंगे ईजिली, कोई दिक्कत नहीं है, और आगे हमारे साथ इन सारे टेस्ट को लगा सकते हैं। तो अभी आधुनिक इतिहास जो है इस बार का संडे को जो टेस्ट रहेगा वो इस पे रहेगा। तो जो भी इसमें स्टूडेंट्स एनरोल किए हुए हैं वो इसको लगाएंगे। बाकी जो है फुल टेस्ट भी बाद में हम इसमें देंगे, जो कि 5 अपने फुल टेस्ट रहेंगे, जो कि 200 मार्क्स के रहेंगे। तो आप इसको भी जो है अगर आप अवेल करना चाहें तो लगा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मैंने टेस्ट सीरीज़ बनाई है ये बेसिकली एग्ज़ाम के पैटर्न पे बनाई है। ऐसा नहीं है कि मैंने जो है क्वेश्चंस कहीं से भी उठा के डाल दिए हैं, नहीं। मैंने पूरा कोशिश करी है जिस प्रकार से पहले पेपर आया था उसी प्रकार से इसको बनाई जाए। मैंने खुद भी पेपर निकाला हुआ है, इसलिए मुझको काफ़ी आइडिया है कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या डेप्थ है और किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। तो ये चीज़ है। दूसरा है प्रयास पेड स्टडी ग्रुप एक है हमारा। तो इसके अंदर जो है मैं पूरी आपको गाइडेंस दे सकता हूँ कि आप किस तरीके से इस एग्ज़ाम को क्रैक करिए, कहाँ पे आप खड़े हैं, कैसी तैयारी करनी चाहिए। तो अगर आप इसको करना चाहें तो कर सकते हैं, पॉज करके इसके बारे में और भी चीज़ें देख सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारे जो भी हमारा ग्रुप है, पेड स्टडी ग्रुप है, उसके बारे में। तो आइए हम लोग हैं आज की तैयारी शुरू करते हैं। तो इंग्लिश में जो है आज हमें वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आई कंप्लीट कर लेना है, हमने कल शुरू किया था। तो आप जो भी बुक से कर रहे हैं इसे कर लीजिए। UVW इडियम एंड फ्रेज में लास्ट पोर्शन चल रहा है, जेड तक इसको कंप्लीट कर लीजिए। आज हम इसको और करेंगे, उसके बाद हमारा इडियम फ्रेजेस खत्म हो जाएगा। एंटोनिम सिनोनिम्स हो चुका है, इडियम फ्रेजेस कर लिया है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हमारा 5-6 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चीज़ कर रहे हैं। और ग्रामर में आज हम करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो इस चीज़ को हम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि आगे क्या करना है, बिकॉज हमने बहुत सारी चीज़ें पहले कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे आर्टिकल्स हैं, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स हैं, टेंसेस, वर्ब, सारा कुछ करते हुए हम लोग आ रहे हैं, एडवर्ब वेडवर्ब करते हुए। तो अभी ये चीज़ हम लोग करेंगे और यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद। तो अगर आप जो है इसको फॉलो कर रहे हैं, तो आप टेस्ट सीरीज मतलब हमारा फ्री टेस्ट है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि जिसका ग्रुप आपका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में रहेगा। तो इस ग्रुप में आके आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, इससे आप टेस्ट दे सकते हैं। ये हम डेली टेस्ट करा रहे हैं फ्री में, तो आप लोग इसको ज्वाइन करें। आपको बहुत ही अंडरस्टैंडिंग होगी किस प्रकार से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे मुझे तैयारी चल रही है, क्या मेरा अप्रोच सही है कि नहीं, इस तरीके से। ओके, तो जब हम क्वेश्चंस देते हैं ना, तो हमको थोड़ा सा कभी कभी हम भूल जाते हैं, तो वो चीज़ प्रैक्टिस हो सकती है अगर आप क्वेश्चंस लगाएंगे। तो आइए हम लोग अपना जो जीएस का टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। तो फिर सबसे पहली चीज़ है कि हमने सारा कुछ कंप्लीट करते हुए आ रहे हैं। आज हम करेंगे ये दोनों पोर्शन, जो कि है पॉलिसीज़ क्या थी उस समय
ब्रिटिशर्स की और गवर्नर जनरल कौन कौन से रहे। तो मैं आपको जो है मैंने एक बहुत अच्छा सोर्स मुझे मिला है, मैं उसी से पढ़ाऊंगा आप लोगों को। बस हमें इस टॉपिक को पढ़ते समय दो चीज़ों का ध्यान रखना है। इसमें पहली बात तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, 1 से 2 क्वेश्चन मैक्सिमम आएंगे। और दूसरी चीज़ है कि कुछ टॉपिक्स उन्हीं मतलब उन पोर्शंस पे ही पूछा जाता है। जैसे कि गवर्नर जनरल्स हैं, तो उनके टाइम में आपके सोसाइटी से रिलेटेड है ना, जो आपका समाज है उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें लाई गई थी, या उस समय जो था कौन कौन से पहली बार कोई इंस्टीट्यूशन बना हो, है ना, उसके बारे में। जैसे जनगणना पहली बार कौन से आपके वाइस रॉय या गवर्नर जनरल के टाइम में हुई, वो इस तरीके से जो पहली बार कोई चीज़ हुई हो, या कोई जो है कोई एक्ट आया हो या कोई रूल आया हो, तो वो उन सारी चीज़ों पे ही क्वेश्चंस आते रहे हैं और आएंगे भी। तो इसी तरीके से हमें प्रिपरेशन भी करना है, ज़्यादा हमें उसके अंदर पीएचडी नहीं करना है गवर्नर जनरल में, ठीक है। तो अप्रोच कैसे करना है, पहली चीज़ आपको क्या करनी है, पहली चीज़ हमें मेन मेन गवर्नर जनरल्स को पढ़ना है जिन पे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो क्या होगा, हम उनको अच्छे से पढ़ लेंगे। अगर हमारा किसी कोई भी क्वेश्चन इन गवर्नर जनरल के बाहर आएगा, तो हम एलिमिनेशन से उसको कर पाएंगे। यानी कि हमको पता होगा कि हाँ, ये ऑप्शन जो है ये इस व्यक्ति ने नहीं किया है, तो ऑब्वियसली हम आंसर तक पहुंच सकते हैं, सही आंसर तक। ठीक है, तो हम इसी अप्रोच से पढ़ेंगे, क्योंकि इससे अगर आप ज़्यादा करने का प्रयास करेंगे ना, तो आपका समय तो ज़्यादा लगेगा पर आपको आउटपुट और रिटर्न नहीं मिलेगा। तो ये बात ध्यान रखिए, थोड़ा सा हमें जो है दिमाग से भी पढ़ाई करनी है, अप्रोच से पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ सब चीज़ पढ़ने लग जाना है, ठीक है। तो मैं आपको भी दिखाऊंगा कैसे हमें पढ़ना है। और दूसरी चीज़ क्या है कि क्या क्या पॉलिसीज़ रही ब्रिटिशर्स की, वो हम देखेंगे। तो इसके अंदर भी हमको पीएचडी नहीं करना है, हमको सिर्फ समझना है किसने कौन सी पॉलिसी दी और कौन कौन से समय पे दी और उसका क्या मतलब था। तो अभी मैं दिखाऊंगा आपको कैसे करना है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन देखिए एकदम सीधे आएगा, या तो कॉन्सेप्ट पूछेगा तो आप कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन कर लिए, या फिर एकदम सीधा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, ज़्यादा घुमा के क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो अगर आपको मेरा ये जो अप्रोच है, जो मैंने आपको जितना समझाया, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मुझे लाइक करके बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा वीडियो, ठीक है। तो अभी हम इसको पहले शुरू करते हैं, फिर आप लोग इसके बाद हम लोग इसको कंटिन्यू कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम पॉलिसीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। मुख्यतः 3 पॉलिसीज़ हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यूज़ करी अपने शासन को या तो स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, या उसको फैलाने के लिए। पहला था द्वैत शासन, ठीक है, तो जो कि लॉर्ड क्लाइव अपने समय में लेके आया था 1765 में। इसमें क्या हुआ था, जैसे मैंने इसमें अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया, इसलिए मैंने यहाँ लिखा नहीं है। इसमें सिंपल चीज़ यही थी कि बंगाल में जब ये लोग जीत गए बक्सर की लड़ाई, तो दो चीज़ें थी, दीवानी थी और निज़ामी थी। तो दीवानी जो थी अंग्रेज़ों ने अपने पास रख ली, और जो निज़ामियत थी वो किसको दे दी, मुगलों को दे दी, या जो भी उस समय वहाँ का नवाब था अंग्रेज़ों ने उनको दे दिया, ठीक है, बंगाल में जो नवाब था उसको। तो जब उनको नवाब को दे दिया निज़ामत, तो उसको जो था क्या करना था, सारी चीज़ों को देखना था कि सब चीज़ ठीक से चले, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन का काम था। परंतु जो टैक्स कलेक्ट करने का काम था, कर कलेक्ट करने का काम था, वो किसके पास था, वो इन लोगों के पास था, अंग्रेज़ों के पास। तो अब आप एक चीज़ बताइए, अगर आपको कोई चीज़ मैनेज करनी है तो आपको पैसा चाहिए, ठीक है। परंतु पैसा किसके पास है, अगर मान लीजिए पैसा आपके दुश्मन के पास है, तो आपको आपको देगा, नहीं देगा। इसी प्रकार से अंग्रेज़ पैसा जब अपने पास रख लेंगे तो शासन कैसे चल सकता है। तो इसके वजह से क्या हुआ, बंगाल में जो है भुखमरी शुरू हो गई, है ना, और जो है अराजकता फैलने लगी, और जो एक तरीके से शासन पूरा खराब हो गया। तो बहुत ही मतलब ये खतरनाक स्थिति आ गई थी, और इसमें कौन अमीर होते जा रहे थे, जो अंग्रेज थे वो अमीर होते जा रहे थे, ठीक है। तो इनको नबोब्स भी बोल, नबूब्स करके हंसाते थे। कहाँ पे, अंग्रेज जहाँ पे यूनाइटेड किंगडम में जहाँ रहते थे, लंदन में, ठीक है, वहाँ पे जब लोग जाते थे नवाब्स करके इनको हंसा के इनको बोलते थे, इनके नाम रख दिए थे लोगों ने वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि बहुत अमीर थे, तो लोग, बाकी लोग तो जलेंगे ना जब कोई ज़्यादा अमीर हो रहा है। परंतु ये करप्शन से अमीर हुए थे, इसलिए इनके खिलाफ बाद में जो कार्रवाई भी होती है इंग्लैंड लंदन में। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, पर हमको याद रहना चाहिए कि द्वैत शासन कौन लाया था, कौन से पीरियड में था। मैंने आपको कंटेक्ट समझा दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर दूसरी चीज़ है, इस द्वैत शासन को हटाया किसने था, तो इस द्वैत शासन को हटाया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। तो अब ये आप नाम याद रखिएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या है कि सहायक संधि करके एक आती है। उसमें सहायक संधि में क्या होती है कि इसको लेके कौन आता है, सबसे पहले इसको लेके आया था डुप्लेक्स, ये नाम याद रखिएगा। ये बेसिकली फ्रांसीसी था। ये इसने क्या किया था, इसके अंदर क्या किया जाता था कि हम एक तरीके से बीच में घुसते थे दो रजवाड़ों की लड़ाई में, और एक को सपोर्ट करते थे और उससे कहते थे तुम हमको पैसे दो, हम तुम्हें अपनी आर्मी देंगे, और इस तरीके से ये लेके आया था डुप्लेक्स। परंतु ये फ्रांसीसी था, ठीक है। परंतु इसका पूरा फायदा किसने उठाया, लॉर्ड वेलेस्ली ने उठाया। इसने क्या किया, ये घुस तो गया बीच में दोनों की लड़ाई में, पर एक को बोला कि अब तुम जो हो हमें मैं अब हमारी आर्मी भी आपके यहाँ रहेगी। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या प्रावधान है। हम आपकी मदद करेंगे आपको राजा बनाने में, परंतु जैसा हम चाहेंगे वैसा आपको करना होगा। अब ऐसे ऐसे समझ लो आप ऊपर से ऊपर, ठीक है। तो इसका डेट याद रखो। सबसे पहले कौन से किस राज्य के लिए इसको किया गया था, अवध के लिए किया गया था 1765 में। पर जब ये खुल के किया गया तो किसके लिए,
कब किया सबसे शुरू किया गया? 1798 से शुरू किया गया। सबसे पहला राज्य था हैदराबाद, जहाँ पे खुल के किया गया, है ना? उसके बाद मैसूर, फिर अवध में जो है 1801 में घोषित कर दिया गया, ठीक है? घोषित यहाँ पे नहीं किया गया था, घोषित यहाँ किया गया था। परंतु जो है अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको ऑप्शन भी ऐसा दिया जाएगा कि आप अवध या तो दिख रहा होगा तो हैदराबाद दिख रहा होगा, तो आप आराम से आंसर मार्क कर सकते हैं। लॉर्ड वेल्सली आपको नाम याद रखना है। क्या-क्या इसके अंदर प्रोविजंस थे या जो इसके अंदर प्रावधान थे वो क्या थे? पहली चीज़ था कि दुश्मन जो होगा, जैसे मान लीजिए राजपूत हैं और आपके जो है मराठा हैं, तो मान लीजिए अंग्रेज़ों ने मराठाओं को सपोर्ट किया है और दुश्मन कौन है अंग्रेज़ों का? जो राजपूत है मान लीजिए, तो राजपूत का कोई भी व्यक्ति को जो है नौकरी और आश्रय यहाँ पे नहीं देना है मराठास को, ठीक है? इतना हो गया। उसके बाद कोई युद्ध संधि और मित्रता नहीं करेगा राजा बिना अंग्रेज़ों से पूछे, तो ये चीज़ हो गई, यानी कि मराठा अपने मन से जाके जो है राजपूत से दोस्ती नहीं करेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? इसलिए ध्यान रखिएगा। दरबार में सेना बनाए रखें, ठीक है? और दरबार में क्या करेंगे ये लोग? सेना बना के रखेंगे। कौन? अंग्रेज। तो जैसे कि मराठाओं के साथ संधि करी है या ली इन्होंने, तो क्या करेंगे? अपनी सेना वहाँ पे रखेंगे। और देखिए सबसे मजे की बात, सेना भी देंगे और पैसा भी लेंगे, ठीक है? जबरदस्ती थोप देने वाली बात। तो अब इनको पैसे भी देने पड़ेंगे, या तो आप पैसा दीजिए या तो फिर अपना कुछ जमीन का एरिया पोर्शन दीजिए, ये हो गया। फिर ब्रिटिश निवासी एक वहाँ पे रहेगा कोर्ट में, जो कि जो है एक तरीके से देखेगा पूरा कि वहाँ पे क्या काम चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, कौन? अंग्रेज नहीं करेंगे। परंतु ये एक झूठ था, जब वहाँ पे ब्रिटिश निवासी बैठा हुआ है तो वो तो करेगा ही करेगा, है ना? फिर कंपनी आंतरिक और बाहरी आक्रमण से बचाएगी। किसको बचाती थी? जो भी जिसके साथ ये संधि करेगी, जैसे हैदराबाद के साथ करेगी तो हैदराबाद का जो भी दुश्मन होगा उसके साथ उसको उससे जो है कंपनी हैदराबाद को बचाएगी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। फिर एक थी व्यपगत सिद्धांत, ये कब आया था? ये 1848 से लेके 1856 तक रहा बेसिकली, और इसी की वजह से इतना बवाल मच गया कि 1857 में क्या हुआ? क्रांति हो गई थी। तो यहाँ पे हमें याद रखना है, ये कौन लेके आया था? लॉर्ड डलहौजी लेके आया था। बाद में चला गया था, जब क्रांति हुई तब ये नहीं था, लॉर्ड कैनिंग था उस समय, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना। और उसमें क्या होता था? उत्तराधिकारी को गोद लेने से पाबंदी थी, ठीक है? तो कोई भी मान लीजिए राजा है, अगर वो राजा बिठाया गया है अंग्रेजों के द्वारा, ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों के द्वारा अगर वो बिठाया गया है, तो जो है उसका कोई भी उत्तराधिकारी अगर उसका खुद का नेचुरल सन नहीं है, यानी कि उसके द्वारा पुत्र नहीं पैदा हुआ है, तो वो जो है यहाँ पे नहीं बैठ सकता, इस गद्दी पे नहीं बैठ सकता। जिसका जहाँ का भी वो राजा है, उसका पूरा साम्राज्य जो है वो अंग्रेज़ों के साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, झांसी का एरिया ये है ना, तो झांसी का राज्य जो था अंग्रेज़ों के राज्य में आ गया। दिख रहा है आपको? ऐसी आपकी बहुत सारी जगह थी जो ये करा गया था, जैसे सतारा का ये जगह आप दिख रही है आपको, सतारा की जगह, तो ये भी ले लिया गया था। तो इस प्रकार से अंग्रेज करते थे। तो इन्होंने डलहौजी जी जो थे महान व्यक्ति, जो ये जो भी थे जैसे भी थे, पर जो है ये लेके ये आए थे, और उसके बाद जो है ये सारी प्रॉब्लम यहाँ पे इंडिया में हुई इनकी वजह से, ठीक है? तो ये बेसिकली अपने नीतियाँ थी इनके, अपने लिए सोचते थे, ठीक है? तो बेसिकली अंग्रेज़ों के लिए इस तरह से था। फिर एक अंग्रेज़ों की कुछ नीतियाँ थी जिनको आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ सकता है, तो आप थोड़ा सा समझिएगा, कॉन्सेप्चुअल है ये। तो रिंग ऑफ फेंस की नीति, यानी कि घेरे की नीति। अब इसका टाइम पीरियड याद रखिएगा, 1813 तक है, जब तक कंपनी का पूरा प्रभाव है भारत में, ठीक है? और 1765 में क्या हुआ है? बक्सर की लड़ाई हुई है 1764 में, उसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई है। तो यहाँ से लेके 1813 तक, यानी कि जो एक्ट आएगा 1813 का एक्ट, उसके अंतर्गत क्या है? कंपनी का एक वर्चस्व बना हुआ था वो कम हो जाता है ना, तो यहाँ पे तक घेरे की नीति रहेगी। अब देखिए घेरे की नीति के अकॉर्डिंग मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, ध्यान सुनिएगा। जैसे मान लीजिए ये उत्तर प्रदेश का एरिया है, ठीक है? ये बंगाल का एरिया है, तो इन्होंने घेरे की नीति बना के उत्तर प्रदेश को क्या घोषित कर दिया? एक बफर घोषित कर दिया। नाम याद रखिएगा, बफर, ठीक है? और बंगाल के एरिया को क्या घोषित कर दिया? ये इनका राज्य है। अब यहाँ पे ये लोग अंग्रेज जो है सारा ट्रेड व्रेड सब कुछ कर रहे हैं, पर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, निजामत यहाँ पे कर रहे हैं, परंतु यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ क्या कर रहे हैं? दीवानी कर रहे हैं या कर वसूल रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि ये जानते हैं यहाँ पे कौन बैठे हुए? मराठास बैठे हुए हैं, और ये एक तरीके से यहाँ पे अटैक कर सकते हैं, और अंग्रेज़ों के पास कुछ चीज़ें कमज़ोर हैं अभी। अभी ना तो इनके पास इतनी आर्मी है, ना ही इनके पास इतना रिसोर्स है, और ना ही इस पे पैसा खर्च करना चाहते हैं, है ना? क्योंकि किसी भी चीज़ को मैनेज करने के लिए आपको पैसा चाहिए होता है। तो ये अंग्रेज चाहते थे कि शुरू का, और ये शुरू का टाइम में अभी अंग्रेज घुसे हैं भारत में, तो वो जो है, और वहाँ के जो उनके जो सैनिक भी हैं या अंग्रेज के जो अफ़सर भी हैं, वो ज़्यादा भारत के बारे में नहीं जानते हैं। तो धीरे-धीरे जानेंगे, समझेंगे यहाँ के लोगों को, फिर जो है ये धीरे-धीरे देखिएगा सारा कुछ कैप्चर कर लेंगे, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन भी करेंगे। परंतु अभी शुरू में क्या कर रहे हैं? रिंग फेंस की नीति अपना रहे हैं, ताकि ये बाहरी आक्रमण से बच सकें, अपने आप को बचा सकें। इसी प्रकार से ये अफ़गानिस्तान में भी करते हैं, है ना? अफ़गानिस्तान को देखिए अंग्रेज़ जो है अब आखिरी तक लड़ते रहते हैं। ऑकलैंड तो पहले मार खा के आता है वहाँ से, ठीक है? उसके बाद जो है बाद में जो है शायद लिटन होता है, या लिटन होता है, या एक और नाम है, मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न है। तो वहाँ पे वो बेसिकली यहाँ पे क्या करता है, इसको पूरा हथियाते नहीं है, यहाँ का जो राजा उसको बिठाए रखते हैं, बफर बना देते हैं, कहते हैं आप दोस्ती रखो हमारे साथ। तो रशिया जो है यहाँ से अंदर
ऊपर अटैक ना करे, इसलिए जो है यहाँ पे अफगानिस्तान को रखते हैं, पर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, है ना, राज्य नहीं करते हैं, बस इनके साथ जो है एक मैत्री बना के रखते हैं और एक तरीके से कह सकते हैं कि अपने वहाँ पे रेजिडेंट को रखते थे, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये चीज़ थी यहाँ पे। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम चल रही थी। तो ये इस तरीके से अंग्रेज उस समय बिहेव करते हैं, तो ये इसे बोलते हैं घेरे की नीति, जो आपको याद रखना है। तो ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। उसके बाद होता है अधीनस्थ की पृथक्करण। इसके अंदर क्या होता है कि इन्होंने क्या करा, धीरे धीरे 1813 से 1858 तक। अब देखिए यहाँ पे अंग्रेज क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे अंग्रेज काफ़ी कुछ फैल चुके हैं, है ना, अलग अलग जगह। तो अभी क्या कर रहे हैं, जहाँ जहाँ भी फैल चुके हैं और जिन राज्यों में नहीं फैले हैं, इनको अपने, तो इनको अधीनस्थ कर दिया है। यहाँ पे कह दिया कि ट्रेड करोगे हमारे अकॉर्डिंग व्यापार होगा आपके यहाँ, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ध्यान रखिए, क्योंकि 1813 में क्या शुरू हो चुका है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो गया है, मशीनें बनने शुरू हो गई हैं, अलग अलग चीज़ होने, है ना, तो इस तरह औद्योगिकरण शुरू हो गया है। तो और कहाँ शुरू हुआ है, अंग्रेज़ों की जगह में शुरू हुआ है, यानी कि लंदन में शुरू हुआ है। तो उसको बेचना है, तो उसको बेचने के लिए ऐसी पॉलिसी लानी पड़ेगी, ऐसी नीति लानी पड़ेगी जिससे वो बढ़े। तो ये चीज़ यहाँ पे करी गई है, अधीनस्थ की प्रतिकरण याद रखिएगा। अधीनस्थ संघ का मतलब, अब यहाँ पे ये बात क्या कर रहे हैं, 35 तक, 1858 से 35 तक, ये कह रहे हैं कि भारत के अंदर जो जितने भी राज्य हैं, जो भी हैं, अब हम इनको नहीं, मतलब इनको छेड़ेंगे नहीं, जैसे बने हुए वैसे ही रहेंगे, और जो है हम इनको बिल्कुल भी कोई इनके ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, ये हमारे साथ जुड़ के रहेंगे, और किसके छत्र छाया में रहेंगे, अंग्रेज़ों की छत्र छाया में रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान आपको रखना है। और आखिरी असमान संघ, यानी कि अब ये लोग किस चीज़ की बात कर रहे हैं, अब तो भैया नेशनल मूवमेंट शुरू हो गया भारत में, है ना, क्रांति, वो एक तरीके से पूरा भारत में ही एक तरह की राजनीतिक क्रांति शुरू हो गई है, लोग उठ के चले आए। तो अब इस टाइम में जो है भारत में ये क्या बोल रहे हैं कि अपने अपने सब प्रतिनिधि भेजो, और हम जो है यहाँ पे एक फेडरेशन बनाएंगे, यूनियन बनाएंगे, और वो है सरकार चलाएगी, सब कुछ चलाएगी, वही चीज़ बात हो रही है यहाँ पे। तो ये थी जो है अंग्रेज़ों की संधि, जो अलग अलग नीतियाँ थी। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी। तो पहला हमारा जो टॉपिक था, यानी कि पॉलिसीज़ ऑफ ब्रिटिशर्स, वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं गवर्नर जनरल्स के बारे में। हम थोड़ा सा जल्दी देखेंगे क्योंकि वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, बिकॉज बहुत सारे नाम हैं, परंतु अब देख लेंगे मुख्य मुख्य कौन से नाम है, ठीक है। अगर आपके पास ये पीडीएफ है तो भी आप ये देखें वीडियो, क्योंकि जो है इसके अंदर मैंने मुख्य मुख्य पॉइंट्स को अंडरलाइन किया हुआ है, तो आपको याद रहेंगे, ओके। तो रॉबर्ट क्लाइव का, जैसे मैंने बताया, प्लासी के युद्ध में था, द्वैत शासन लेके आया था, इलाहाबाद की संधि करी थी। उमरा इसका नाम दिया गया था, आलमगीर द्वितीय जो कि एक मुगल राजा था। तो इसको, इस नाम को क्या बोलते हैं, एफीथेट भी बोलते हैं, इस तरह का था ये, सिनोनिम है, सॉरी ये एक वोकैबुलरी है, आपको नाम रखना है। इस तरह का किसी को अगर कोई टाइटल दिया जाता है उसे एफीथेट बोलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हमको नहीं परेशान होना है। उसके बाद आ जाइए वॉरेन हेस्टिंग्स में, ठीक है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने द्वैत शासन को हटाया, जैसे मैंने आपको बताया था, और ये क्या लेके आया था, जिलों में, हर जिले में फौजदारी और दीवानी अदालतों को लेके आया था। ये आपको पॉइंट याद रखना है, इसको याद रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। फिर वॉरेन हेस्टिंग जो है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनता है। अभी तक क्या थे, गवर्नर थे, अब क्या बन गए, गवर्नर जनरल बन गए, ठीक है। क्यों, अभी बताऊंगा। रेगुलेटिंग एक्ट जो था 1773 में आता है, उसके अंतर्गत इनको पावर मिली थी। अब जो बंगाल का जो गवर्नर होगा, सारे जितने भी प्रेसिडेंसीज हैं या जितने भी एरियाज हैं, जैसे कि बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया, उनके गवर्नर से ऊपर होगा गवर्नर जनरल कहलाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके अंदर फिर क्या होता है, शक्तियों का कार्य क्षेत्र स्पष्ट रूप से विभाजित किया गया। कौन सी दो शक्तियों का, एक तो इस गवर्नर जनरल की जो शक्ति थी उसका, और कलकत्ता उच्च न्यायालय जो वहाँ का, यानी कि जुडिशरी का, और जो है न्यायपालिका का, और आपका एग्जीक्यूटिव का, यानी कि आपका जो क्या बोलते हैं, जो शक्ति चला रहा है, प्रजातंत्र चला रहा है, उसको एग्जीक्यूटिव को क्या बोलेंगे हिंदी में, थोड़ा भूल रहा हूँ। तो पर जो है यहाँ पे ये दोनों चीज़ें इस तरीके से रहेंगी, ठीक है। तो दोनों साथ नहीं रहनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होगा कि मोदी जी जो है सुप्रीम कोर्ट में भी जज का जो है कार्यभार संभाले, ऐसा नहीं हो सकता। और पहले होता था ऐसा, है ना, जो राजा है वही पहले जो है क्या करता था, वो दे देता था, क्या बोलते हैं आपको इसको, न्याय देता था। पर इसको हमें न्याय नहीं देना है, अलग रखना था न्याय, और जो आपका ये है राज्य जो भी चला रहा है, उन दोनों को अलग होना चाहिए, ताकि एक वो रहे। क्योंकि देखिए ये जो है ना लॉ है, ताकि अच्छे से राज्य चल सके, देश चल सके। तो इसलिए ही जो है अंग्रेज यहाँ पे इसको लेके आए, ये ध्यान रखिएगा। वॉरेन हेस्टिंग्स लेके आता है उसका, ठीक है। फिर इसी के टाइम में 1784 में पिट इंडिया एक्ट आता है, जिसके अंदर परिषद जो था ना, ये जो परिषद यहाँ पे बनाया गया था, पहले यहाँ पे 4 लोग थे इसकी परिषद में, वॉरेन हेस्टिंग्स की, जो इसको हेल्प करते थे ये सारी चीज़ें बनाने में, क्या करना चाहिए, आगे क्या करना चाहिए। अब वो 3 हो गए थे, इतना ध्यान रखिएगा। फिर 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाया गया। चार्ल्स जो विलिंग्स विल्किंसन था, उसने गीता और हितोपनिषद
होना चाहिए। हितोपनिषद के बारे में जो था अंग्रेजी में अनुवाद किया था, और अभिज्ञान शकुंतलम जो था वो बेसिकली अंग्रेजी में लिखा गया था इसी के टाइम में। और ये क्या लेके आया था, इजरेदारी प्रथा को प्रारंभ किया था इसने, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इजरेदारी व्यवस्था को इसने शुरू किया था, ये ध्यान रखें। हमने पढ़ा है ये पीछे, आपको याद हो शायद, ये 10 साल तक का किया जाता था, इसमें वो दिया जाता, लाइसेंस दिया जाता, ताकि जो है आप इस तरीके से जो है एक तरीके से कर वसूल पाएँ भूमि से और फिर जो अंग्रेज़ों को दे पाएँ। तो ये चीज़ थी, ठीक है। और फिर आगे चलते हैं। फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस आता है। कॉर्नवालिस ये क्या करता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस यहाँ पे ये ज़िले में, समझ जिले में अधिकार देता है, कलेक्टर स्थापित करता है, ठीक है, कलेक्टरों की शक्ति देता है। कॉर्नवालिस थोड़ा याद रखिए, कलेक्टर भी बनाता है, नागरिक सेवा का जनक होता है ये, ठीक है। प्रशासन, यूरोपियन सिविल सेवाओं का इसने शुरुआत कराई थी। जैसे जो आज आप आईएएस देखते हैं, पीसीएस देखते हैं, वो इसी ने ही शुरुआत करवाया था, वहाँ से शुरुआत हुई। उसके बाद धीरे धीरे उसके अंदर काफ़ी चेंजेस आए, ठीक है। फिर पुलिस व्यवस्था इसने अच्छी करवाई। उसके बाद ये एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल है जिसकी जो कब मतलब आप कह सकते हैं जो इसकी समाधि है, और यह कह सकते हैं जहाँ पे ये इसकी जो भी कब्र है, जो भी बोलेंगे, वो इसकी गाजीपुर में है, ठीक है। यही एक ऐसा एकमात्र है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एकमात्र, पहला, जो भी होगा, ये सारी चीज़ें। और इन्होंने क्या शुरू कराया था, इजरदारी जो सिस्टम चला शुरू कराया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने, वो इसने बंद करवा के इसने क्या शुरू करवाया, स्थायी बंदोबस्त पद्धति शुरू करवाई, जिसमें परमानेंट सेटलमेंट भी हम बोलते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाते हैं लॉर्ड वेल्सली पे। लॉर्ड वेल्सली ने चौथा आंग्ला मैसूर युद्ध लड़ा और टीपू सुल्तान यहाँ पे मारा गया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ये अपने आप को शेर भी बोलता था बंगाल का। इसके टाइम में लॉर्ड लेक के नेतृत्व में 1803 में लाल किले पर कब्जा कर लिया गया था। ये आपको नाम याद रखना है, ठीक है। और जो पहली घटना क्या हुई थी, ये प्रेस का सेंसर इसने कराया था 1799 में। ये ऐसा प्रतिबंध की पहली घटना है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ओके। जो पहला है या कुछ भी ऐसा आखिरी बार हो रहा है ना, वो हमको याद रखना है, टेबल खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। फिर फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना इसने करवाई थी कलकत्ता में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ओके। फिर आगे आ जाते हैं, अब आ जाते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स पे, ठीक है। तो इसको जो है ये क्या लिखा है, मार्क्वेस। हाँ, तो अब देखिए, ये ऐसे कई सारी उपाधियाँ होती हैं अंग्रेज़ों में, ठीक है। अंग्रेज़ों में आज भी हैं वैसे, जैसे लॉर्ड हो गया, मार्किस हो गया, है ना, एंड आपका प्रिंस हो गया, या बेसिकली आपका, और कौन-कौन से होते हैं, बहुत सारे होते हैं। थेन हो गया, है ना, आपको नहीं पता होंगे पर मैं आपको बता रहा हूँ, नाइट हो गया। तो ये सारे ऐसे इनके मार्किस ऑफ हेस्टिंग की उपाधि इनको दी गई थी, ये भी एक एपिथेट है, ठीक है। तो अभी ध्यान रखना है, वर्ड आपको मतलब ये मैं सिनोनिम याद करा दिया आपको एक, है ना, मतलब एक आपको वोकैबुलरी याद करा दी। फिर आंग्ल नेपाल युद्ध इसके समय में हुआ था, एक ही युद्ध हुआ था, आंग्ल नेपाल युद्ध, यह ध्यान रखिए। और 1816 में संधि हुई थी सुगौली की, वो इसके टाइम में हुई थी, लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम में, ठीक है। ये वॉरेन हेस्टिंग नहीं है, ये लॉर्ड हेस्टिंग है, ध्यान रखिएगा, अलग है दोनों, ठीक है। और हिंदू कॉलेज जो की स्थापना इसने करवाई थी, डेविड हेयर ने हिंदू कॉलेज की स्थापना करी थी इसी के काल में, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या लेके आया था, इसने इंट्रोड्यूस क्या करवाया था, इसके टाइम में ही रेवतवाड़ी बंदोबस्त इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसको कौन लेके आया था, गवर्नर टॉमस मुनरो लेके आया था। कहाँ पर, जो है मद्रास के एरिया में, ठीक है। और पंजाब के एरिया में मैकेंजी जो था इस चीज़ को लेके आया था, जो कि था महलवाड़ी सिस्टम। तो हमने ये सारे चीज़ें जो है पहले अपने लेक्चर्स में पढ़ा, आपको पता ही होगा, बस ध्यान रखिए कि लॉर्ड हेस्टिंग उस समय जो था आपका गवर्नर जनरल था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक आता है। ये ठगी की प्रथा को रोक देता है, सती की प्रथा को रोक देता है, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज बनवाता है। क्या बनवाता है, मेडिकल कॉलेज, है ना, स्त्रियों के लिए काम कर रहा है, मेडिकल कॉलेज बनवा रहा है, ठगी प्रथा रोक रहा है। ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी। उसके बाद क्या है कि जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक, फिर से मतलब कंटिन्यू करता है, पर इस बार ये क्या बन गया, भारत का गवर्नर जनरल बन गया है, ठीक है। तो ये 1833 का चार्टर एक्ट आता है यहाँ पे, ये ध्यान रखिए। हम एक्ट के बारे में भी रह गया, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिर अफीम के व्यापार को नियमित करता है, बम्बई सबसे सिर्फ अफीम होगा, पहले पूरे भारत से व्यापार हो रहा था, अब नहीं होगा वैसा, ठीक है। और शिक्षा संबंधी प्रस्ताव लेके आता है, अंग्रेजी भाषा का उच्च शिक्षा माध्यम बनाया जाए, ये सारी चीज़ें, इस सारी बातों पे एक बात करते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, पहला गवर्नर जनरल था, और यहाँ पे कौन कौन से कानून लेके आया, ये इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं आगे, ठीक है। ये सारा इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, पर अगर हाँ आप जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना अगर आप पढ़ लेंगे तो आप एलिमिनेशन से बाकी ऑप्शंस भी निकाल सकते हैं। अगर कुछ और आ जाए, मान लीजिए लॉर्ड हर्डिंग प्रथम आ जाए, तो अकिल सिंह युद्ध आपको पता है कि लॉर्ड जो है बेंटिक के टाइम में नहीं हुआ है, लॉर्ड डलहौजी के टाइम में नहीं होगा, तो आप इजीली निकाल सकते हैं लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के टाइम में हुआ होगा फिर, ठीक है। तो इस तरीके से एलिमिनेशन करके हमको आंसर्स भी निकाले, पर जो मेन है उसको पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसने सबसे इंपॉर्टेंट क्या काम कराया था, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। देखिए क्वेश्चन आता है एकदम सोसाइटी से रिलेटेड, जो सोसाइटी में कुछ अधिनियम आए होंगे, कुछ चेंजेस आए होंगे उस समय ना, वो पूछ लिया जाता है। तो ये विधवा से रिलेटेड जो लाया था वो कौन था, लॉर्ड डलहौजी के टाइम में आया था। उसके बाद इसने थाने से लेके मुंबई तक पहली प्रथम रेल चलवाई थी, ठीक है। एक एक्सेप्शन ये करौली को इसके टाइम में जो था व्यवगत सिद्धांत के अंतर्गत
कैप्चर कर लिया गया था, परंतु बाद में इसको वापस कर दिया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, इनका आपको याद रखना है, पहले सतारा हुआ था, फिर संबलपुर, फिर बघाट, फिर उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध। इसके अनुसार जो है इन्होंने ये अपना जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, यानी कि व्यक्तिगत सिद्धांत जो था उसको लागू किया था। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया व्यक्तिगत सिद्धांत क्या है। और चार्ल्स वुड की जो शिक्षा नीति थी 1854 में, वो भी इसके टाइम में आई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ल्स वुड की शिक्षा नीति, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, कि पूछा जा सकता है चार्ल्स वुड की शिक्षा, चार्ल्स वुड जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आप याद रखिएगा शिक्षा नीति से रिलेटेड है। ठीक है, और द्वितीय अंगला बर्मा युद्ध इसके टाइम में होता, अंगला सिख युद्ध इसके टाइम में होता, द्वितीय वाला। तो जितने द्वितीय द्वितीय है ना युद्ध आखिरी के, वो इसके टाइम में हुए थे, अंगला और सिख, ए दोनों है। ठीक है, ए तो वैसे ही अंगला ही है, सॉरी, है ना, पर सिख और बर्मा युद्ध आपको याद रखना है। ओके, क्योंकि हो जाता है, मतलब स्लिप ऑफ टंग गलती होती है। ओके, एनी हाउ, बट आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो है इसने क्या फिर कराया, PWD का इसने जो था गठन करवाया, और गंगा नहर और जो है पंजाब में कुछ नहरें बनवाई थी, और सिक्किम को भी भारत मिला लिया। इसने बर्मा को मिलाया, सिक्किम को भी भारत में मिला लिया, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो आगे चलते हैं, फिर इसके बाद आता है लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ये लॉर्ड कैनिंग आपको याद रखना है, ये भारत का पहला वॉइस रॉय था। ठीक है, भारत का पहला वॉइस रॉय है ये। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? कौन था? बेंटिक था। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। और जो पहला बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। और बंगाल का गवर्नर पहला कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। ये चारों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे, क्योंकि सीधा क्वेश्चन आएगा, एकदम इजी क्वेश्चन आएगा, पर सीधा आएगा, है ना, ज़्यादा घुमाएगा नहीं एग्जामिनर आपको इसमें। फिर लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि पहले भी ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। मैं कोई एग्जामिनर तो हूँ नहीं, परंतु पहले ऐसे क्वेश्चन आए हैं, तो हम जब तैयारी करते हैं तो अपने पिछले क्वेश्चन को ही देख के करते हैं। अब अगर वहाँ पे कुछ भी उल्टा सीधा पूछने लगेगा तो कोई नहीं कर पाएगा ना वो। तो इसलिए आपको बिल्कुल डरना नहीं है, और जो है जितना हम लोग पढ़ रहे हैं उतना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लॉर्ड कैनिंग के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। तो विवाह अधिनियम 1856 ये लेके आता है। तो अभी देखते हैं, हमने एक और भी पढ़ा था ना, तो ये देखिए, एक यहाँ भी पढ़ा था, पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ये लेके आया, और यहाँ पे भी 56 में यही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है ये हो सकता है मिसप्रिंट हो, लॉर्ड डलहौजी के टाइम में या फिर लॉर्ड कैनिंग के टाइम में। ओके, तो हम इसको बाद में क्लियर करेंगे। ठीक है, या फिर कमेंट में लिख के आप बता सकते हैं किसके टाइम पे था। पर यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की रही। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। फिर ये अलग अलग बहुत सारे कानून लेके आया था, नागरिक विधि संहिता, और भारतीय दंड संविधा संहिता, और फौजदारी विधि संहिता, ये सारे जितने थे, और भारतीय परिषद अधिनियम, ये सारे के सारे जो था लॉर्ड कैनिंग के टाइम में आया था। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं, फिर लिखते थे लॉर्ड मायो। देखिए, मायो जो था किस लिए इंपॉर्टेंट है, पर एक पॉइंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि इसके समय में पहली बार जनगणना शुरुआत हुई थी भारत में। आपको ये पॉइंट याद रखना है, और इससे ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एक विभाग स्थापना हुआ है, वो ज़्यादा कुछ, कृषि विभाग, ये 3 पॉइंट याद रखिएगा। ओके, फिर लॉर्ड लिटन जो है वो बेसिकली आ जाता है। उसमें क्या था लॉर्ड लिटन में, इसको जो है इसके टाइम में बहुत ही भयंकर जो था अकाल पड़ा था। ठीक है, तो उसके बाद ये गड़बड़ क्या करता है ना लिटन, अकाल पड़ गया, ऊपर से तुम प्रथम दिल्ली दरबार कर रहे हो, आयोजन करने लग गया, है ना, कितनी गलत चीज़ है। लोग एक तो भूखे मर रहे हैं, यहाँ पे पार्टी हो रही है। केसरी हिंद की उपाधि दे दी गई महारानी विक्टोरिया को, ये इस तरीके से। और ये जो था दूसरा, मतलब गंदा एक्ट जो प्रेस के खिलाफ किया गया, वो 1878 में ये लेके आया था। कौन? लॉर्ड लिटन। इससे पहले हमने एक पढ़ा था, आप बताएंगे कमेंट में कि कौन जो था एक और एक्ट पहले ला चुका है जो कि प्रेस के खिलाफ था, है ना, वो आपको याद होना चाहिए। चलो मैं बता देता हूँ, लॉर्ड वेल्सली लेके आया था 1799 में। तो ये ध्यान रखिएगा, 1799 में आया, और फिर ये 1878 में यहाँ पे ये लेके आया। कौन? यहाँ पे ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आया। ठीक है, 100 साल बाद लॉर्ड लिटन लेके आया। फिर उसके बाद आता है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड, ये कौन है? लिटन। ये कौन है? रिपन। ठीक है, ये बहुत अच्छा मतलब शासक था, ये बात ध्यान लीजिए। ठीक है, इसने स्वशासन का जनक, मतलब स्वशासन का ऐसे कह सकते हैं कि मतलब एकदम बढ़िया काम करवाया इसने। और जो कि मतलब कह सकते हैं ना, ग्रास रूट लेवल पे जो स्वशासन होता है ना, उसको लेके आया था। किस तरीके से जो विलेजेस हैं वो अपना जो है खुद का सेल्फ रूल कर सकते हैं, और अपने आप आराम से जो है अपनी चीज़ों को देख सकते हैं, उसके बारे में ये बोलता था। ठीक है, तो एक प्रस्ताव भी लेके आएगा, ये अभी देखते हैं हम इसके अंदर क्या कहता है। अफगानिस्तान की संधि कर ली इसने,
यहाँ पे। और जो था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द कर दिया था। तो जैसे कि हम पढ़ रहे थे ना, अफगानिस्तान की संधि किसने करी थी, यहाँ पे उत्तर में मिल गया। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द कर देता है ये, जो इसके पहले कौन लेके आया था, लिटन लेके आया था। तो इसको ये चीज़ इसीलिए इसको ना बहुत ही माना जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे लड़ाई हुई, लिटन था पहले जिसके साथ अफगान युद्ध हुआ था, जो हम ढूंढ रहे थे उस समय, है ना। और यहाँ पे देखिए, ये जो था अफगान युद्ध जो द्वितीय हुआ है, वो किसके साथ हुआ है, हमारा लिटन के साथ हुआ है। ठीक है, पर संधि किसने करी बाद में आके, लॉर्ड रिपन ने संधि कर ली कि अब शांति रखेंगे, ये सब चीज़ें। ठीक है, फिर स्थानीय स्वशासन संबंधी सरकारी प्रस्ताव लेके आए ये। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, और इनको भारत का सुधारक की संज्ञा भी दी जाती है। और इल्बर्ट विल विवाद विवाद जो हुआ था उस समय, वो भी इनके टाइम में हुआ था। बस थोड़ा सा बता देता हूँ, इल्बर्ट बिल जो था एक तरीके से आया था, जिसके अंदर ये कहा गया था कि जो मान लीजिए अगर कोई यूरोपियन है, मतलब कोई मान लीजिए अंग्रेज़ है, तो अगर वो मतलब किसी चीज़ में क्रिमिनल पाया जाता है, तो उसका जो केस है उसमें जो जज बैठा होगा वो भारतीय भी हो सकता है। तो एक तरीके से अच्छी चीज़ थी, है ना। पर हुआ क्या कि इसको लेके वहाँ पे जो है एक विद्रोह हो गया लोगों में, क्योंकि रेशल सुप्रीमेसी थी ना, मतलब उनके अंदर नस्ल भेदभाव करते थे वो लोग। तो वो लोग वहाँ पे क्या बोलते हैं कि ये हमें मंजूर नहीं है, इस बिल को वापस लिया जाए, क्योंकि ये जो है मतलब हमारे मतलब अपने आप को ऊपर ऊंचा समझता है कोई व्यक्ति, तो इसी सब चीज़ों के लिए तो वे बिल को बाद में वापस लेना पड़ गया था, जो कि काफ़ी विवाद हुआ उसके ऊपर। तो ये ध्यान रखिए, इसके टाइम में आया था, और भारत के उद्धारक के नाम में इसको जाना जाता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर राष्ट्रीय कांग्रेस किसके टाइम में करी गई थी, तो लॉर्ड डफरिन के टाइम में करी गई थी। और तृतीय अंगला जो कि आखिरी था और अंतिम रूप से बर्मा को भारत में विलय कर लिया गया, लॉर्ड डफरिन के टाइम में, है ना। तो ये डफर ही थे जो बर्मा को अपने अंदर में कर लिया इन्होंने, और बाद में इनको देना भी पड़ा। तो डफर याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। और यहाँ पे क्या है ना, टनों मतलब लॉर्ड लिटन जो थे, कई टनों मतलब लोगों को लेके अफगानिस्तान गए, पर इनको यहाँ पे क्या मिला, धूल ही धूल मिली, है ना। तो टनों धूल लेने वहाँ पे गए थे, ऐसे याद रख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये दोनों याद हो गए आपको। अब आगे आ जाते हैं, ये सब इतना इंपॉर्टेंट वैसे है नहीं, पर अगर आएगा तो आप मतलब एलिमिनेशन से कर लीजिएगा, ओके। फिर आ जाता है लॉर्ड कुर्जन, इसको जो है ना भारत के औरंगजेब की उपाधि दी गई है। देखिए ये थोड़ा सा जो है ना सेकुलर पॉइंट नहीं है, तो हमें जो है इतना एग्जाम में ऐसा पॉइंट नहीं पूछा जाता है। गोखले ने ये वाला बात बोली है, तो अभी क्या है कि हम इसको बस समझ, यहाँ पे लिखा है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। वैसे पर एग्जाम में बहुत मुश्किल है ऐसा पॉइंट आएगा, ठीक है। फिर इसको जो है इसने केंद्रीय गुप्तचर व्यवस्था की शुरुआत करी थी, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट यहाँ पे शुरू किया गया था। जातिगत आधार पे जनगणना की गई, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पहली बार जातिगत जातिगत आधार पे जनगणना करी गई। इसके पहले गणना जो जनगणना करी गई थी वो किसके टाइम में करी गई थी, आप कमेंट में बताएंगे। मैंने आपको बताया लॉर्ड मेयो, चलिए बता ही दिया मैंने वैसे एनीवेज, है ना। फिर 1904 में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लेके आए ये लोग, जिसके वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई थी। और आपको याद है इसी वजह से स्वदेशी मूवमेंट ये कारण था, जिसके वजह से स्वदेशी, और आपको पता ही है, आपको बॉयकॉट और ये सारी मूवमेंट शुरू हुई थी। और यही जो था पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात भी यही करता है ना, बंगाल को तोड़ने की बात। तो यहाँ से हमको ये चीज़ समझ लेनी है। उसके बाद तिब्बत में जो है यंग हस्बैंड मिशन भेजता है, यंग हस्बैंड नाम याद रखिएगा इस आदमी का, है ना। ये मिशन जाता है तिब्बत में, जो है वहाँ पे सब कुछ कैप्चर वैप्चर करने, ये वो वहाँ पे जीत जाते हैं लोग, लड़ाई वड़ाई होती है शायद, उसके बाद ये लोग चले जाते हैं। पर ये पूरा सर्वे करके आते हैं, पर इस एक्चुअली हिमालय के उधर पड़ता है, तो इतना ब्रिटिशर्स गए नहीं उधर, ठीक है। और फिर बंगाल का विभाजन आपको याद ही है। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 इसके टाइम में आया था, आर्कियोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है। यानी कि पूरा जो भी पुरानी चीज़ें होती है ना उससे रिलेटेड, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद लॉर्ड मिंटो जो था, इनके टाइम में मुस्लिम लीग बनी थी, ठीक है। तो मुस्लिम लीग बन गई, देश का बंटवारे वाली बात होने लगी कि तो ये मिंटो खाएंगे, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा कि अब दिमाग की बत्ती जलाएंगे, कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो इन्होंने बत्ती बत्ती जलाई थोड़ा सा कुछ करने के लिए, पर कर नहीं पाए। भारतीय परिषद अधिनियम आया 1909 में, और सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो गया, ठीक है। तो ये तीन मतलब काफ़ी सारी गलत चीज़ें हुई इसके टाइम में, आप देखिए ना, मुस्लिम लीग भी स्थापित हो गई, अब आगे चल के ये जो है पूरे देश को अलग कर देंगे। और फिर भारत परिषद अधिनियम 1909 आया, 1909 पर इसमें जो ना, इसमें किस चीज़ की बात करी गई थी आपको पता होगा, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करी गई थी, अलग से जो है इनका चयन करा जाए मुस्लिम्स का उस समय, और देखिए करा भी गया था, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत गलत थी, इसमें लोग खुश नहीं थे इसकी वजह से। और सूरत में जो था विभाजन हो गया था, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अखिल भारतीय हिंदू सभा की स्थापना किसके टाइम में करी गई थी, हार्डिंग। तो हिंदू हार्ड ऐसे याद रखिए, हार्ड
एलाइड हिंदूज की स्थापना कब करी गई थी? 1915 में करी गई थी। उसके बाद लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे वो बेसिकली आते हैं और इसी के टाइम में चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी आता है जो कि हम पढ़ते हैं 1919 में। ठीक है, भारतीय शासन अधिनियम के बारे में। ठीक है, इससे भी लोग खुश नहीं थे और इससे इससे इतना खफा था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू कर दिया सबने, है ना, जिसको हम लोग जो है जानते हैं। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे रोलट एक्ट आता है, फिर जलियांवाला बाग, इनके टाइम में सारी चीज़ें होती है। साबरमती आश्रम की स्थापना इनके टाइम में करी गई थी 1917 में। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, है ना, जो कि आपका सैयद अहमद शायद नाम था, पूरा नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा मुझे, उन्होंने स्थापित करा था और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में इसका नाम बाद में चेंज कर दिया था। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा इसका नाम क्या है इनका। ठीक है, फिर लॉर्ड रीडिंग का बेसिकली के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ये पहले एकमात्र यहूदी वायसरॉय थे। अभी तक सब ब्रिटिशर्स जितने थे वो क्या थे? कैथोलिक थे, पर ये कहते यहूदी थे। काकोरी की ट्रेन डकैती इनके टाइम में होती है, ये सारी चीज़ें। पहला पृथक रेल बजट इनके टाइम बनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज़्यादा, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बजट जो था पहली बार किसके उसमें बनाया गया था, तो यह ध्यान रखिए, लॉर्ड रीडिंग। तो अब देखिए बजट बना रहे हैं, कौन बनाएगा? जो ज़्यादा रीड करता होगा, पढ़ता होगा, तो इनके धाम में याद रखिएगा 1900 में इन्होंने बनाया था। अब आता है इरविन। इरविन क्या करता है? इरविन साइमन कमीशन का भारत में आगमन होता है इसी के टाइम में। ठीक है, और इसी के टाइम में जो है सम्मेलन और कांग्रेस को बहिष्कार, गोल में सम्मेलन होता है, ये सब। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है शारदा अधिनियम को लागू किया जाता है। शारदा अधिनियम, ठीक है, 1900 लड़कियों से रिलेटेड है, उनके विवाह को उम्र बढ़ा के 18 वर्ष और लड़कों का, और लड़कियों की 14 वर्ष कर दी जाती है। इसके पहले कम थी, मतलब उसके पहले क्या था ना, बाल विवाह हो जाता था। तो अभी क्या है, यहाँ पे अधिनियम लिया है, अब कानून आ गया, अब से कम करोगे तो क्या होगा? जेल हो जाएगी। तो ये चीज़ हो गई। लॉर्ड वेलिंगटन जो थे वो, उन्होंने क्या किया था? भारत की जो अभी सेना की अकादमी है ना, आईएमए, वो स्थापित कराई थी 1932 में। ये ध्यान रखिएगा, वेलिंगटन मतलब वेल सेना चाहते हैं, वेल सेना एकदम। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर बर्मा को भारत से अलग करने का प्रावधान किया था 1935 में इन्होंने। आप मुझे बताइए कौन जो था, कौन सा अभी हमने पढ़ा था, कौन सा वाइसरॉय था जिसने जो था बर्मा को पूरी तरीके से मिला लिया था? याद करिए कौन था। तो जो है आप कमेंट में लिख के बताइएगा, है ना। मैंने आपको एक वो भी बताया था, एक ट्रिक भी बताई थी उसको याद करने के लिए। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, जो विलय हुआ था उसके बाद अब इनको अलग किया जा रहा है 1935 में। फिर आता है लॉर्ड लिनलिथगो, याद है, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है और कांग्रेस कांग्रेस अपना त्याग पत्र देती है। अगस्त प्रस्ताव पहली बार यहाँ शुरू होता है। अब यहाँ से बात शुरू हो जाएगी कि हमको जो है देश में एक सरकार लानी चाहिए, है ना, और संविधान वंविधान की बात करेंगे थोड़ा बहुत इस तरीके से, ये सारी चीज़। फिर लॉर्ड वेवेल आता है। वेवेल में के टाइम में युद्ध समाप्त हो जाता है। कैबिनेट मिशन इसके टाइम में आता है, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं जो कि प्रथम गवर्नर जनरल होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। और एक और गवर्नर, प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन होते हैं? चक्रवर्ती राजन गोपालाचारी। राजन गोपालाचारी नाम आपको याद रखना है। और ये अंतिम ब्रिटिश वॉइसरॉय भी होता है, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो एक तरीके से माउंटबेटन प्लान देता है जिसको बाल्कन प्लान के नाम से भी जाना जाता है। तो मैंने आपको मुख्य मुख्य बता दिए, आप इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, और इसमें जो इसी से ही देखिए क्वेश्चन आएगा सीधा एकदम। ठीक है, और अगर आप जितने मैंने बताए, काफ़ी सारे मैंने बता दिए, तो अगर आप उन सबको ही सिर्फ पढ़ लेंगे तो आप एलिमिनेशन से भी आंसर सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको क्या क्या याद रखना है, कौन कौन से अलग अलग जो है राज्य से रिलेटेड व्यवस्थाएं आई, किसके किसके समय पहला दूसरा तीसरा कौन था, मतलब इस तरीके से कि पहला जो था, पहली बार कोई चीज़ का अगर कहीं करी गई है तो वो आपको ध्यान रखना है। कोई इंस्टीट्यूशन बनाया गया है या कोई जो है ऑफिस खोला गया है या इस तरीके से, तो किसके टाइम में खोला गया है वो आपको याद रखना है। ठीक है, आपको ये चीज़ें और क्रम भी याद रखना है, थोड़ा सा आप याद रखिएगा। क्रम अगर हल्का फुल्का आपको याद रहे तो वो भी अच्छा है। और युद्ध किसके टाइम में कौन कौन से हुए, हल्का सा भी अगर आपको याद है तो भी अच्छा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आज हमने जो है अपना गवर्नर जनरल कंप्लीट कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और आपको जो है काफ़ी हेल्प भी करेगा। इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए आपका, आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।